Hello guys, this is Ashutosh welcoming you all in this new lecture of mechanics। तो हमारे मैकेनिक्स का लेक्चर आ गया है। ये शायद आपका 11th लेक्चर होने वाला है। तो लेक्चर नंबर 11 में हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने एक नई यूनिट चालू की थी वर्क एनर्जी एंड पावर, है ना। उसका पहले लेक्चर में हमने क्या जाना था, वर्क, और सेकेंड दो चीज़ जाना था, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, और वर्क डन के बारे में जाना था। इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक काइनेटिक एनर्जी, और एक टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत सारे क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड रहते हैं आपके आईआईटी जैम के पेपर में। ठीक है, इवन मैकेनिक्स के बहुत से क्वेश्चन आप केवल और केवल वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये थ्योरम आ गई है तो आगे की दो थ्योरम जैसे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दो थ्योरम भी ऑलमोस्ट इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, दूसरी वाली तो नहीं, लेकिन पहली वाली थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम का ही एक प्रकार का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अगर आपको ये वर्क एनर्जी थ्योरम सीखनी है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। और ये एक रिकॉर्डेड सेशन होगा, तो इसलिए अपने कमेंट्स और जो भी डाउट्स हैं आपके, जो भी फीडबैक है, जो भी रिएक्शंस है, वो कहाँ लिखिए, कमेंट बॉक्स पे लिखिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे लिख लीजिए। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन है ये मेरा। ये आज का हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, चलिए। आईआईटी जैम के लिए आपके लिए फ्री कोर्सेज लाए जा रहे हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए बाय वॉट फिजिकेम एकेडमी, है ना। तो ये आपका मैकेनिक्स का शेड्यूल है जो जुलाई मंथ, सॉरी, फिजिक्स का शेड्यूल है जो कि जुलाई मंथ में आपके फॉलो होने वाले कोर्सेज मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, एंड फॉर केमिस्ट्री दीज आर द सब्जेक्ट्स विच आर कवर्ड इन होल जुलाई। ठीक है, तो यार अगर आपने तैयारी अभी तक चालू नहीं की है तो प्लीज़ तैयारी चालू कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और आगे शेयर भी करिए जो भी आपके नीडी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, उनसे। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक चालू करने से पहले हम एक और टॉपिक पढ़ देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का आपने सबसे पहला फॉर्मूला ये पढ़ा होगा, 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv², ये फॉर्मूला आपने सबसे पढ़ा होगा पहले से। तो यही बस फॉर्मूला बस चलता आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू by virtue of its motion, by virtue of its motion और वेलोसिटी। किसी भी बॉडी के पास अगर कोई वेलोसिटी है, अगर ये मास m है और इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी के कारण इसके पास एक एनर्जी होती है ना। इस वेलोसिटी से इसके लिए एक एनर्जी इसके पास होती है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी हमारे काम करने के लिए जो वर्क करने के लिए जो हमारा जो चीज़ की रिक्वायरमेंट हमको होती है, वो क्या चीज़ की होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस में एनर्जी की अलग डेफिनेशन है एक प्रकार से। तो एनर्जी की सही डेफिनेशन तो वो है, तो एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, क्योंकि अभी मैकेनिक्स तो हम बेसिक चीज़ों पे ध्यान देंगे, है ना। तो एक किसी मास के पास क्या वेलोसिटी के कारण जो भी चीज एनर्जी होती है उससे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या बोल देते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज़ की बात और ध्यान देना है, क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस, देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है? यस। क्यों? क्योंकि मान चलो एक कार में एक व्यक्ति बैठा हुआ है ना, और ये ड्राइवर है, आगे ड्राइवर कार चला रहा है, मैं यहाँ पे ग्राउंड में खड़ा होकर देख रहा हूँ, ये कार 20 स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, मुझे इसकी स्पीड क्या दिखेगी? इन दोनों व्यक्तियों की स्पीड क्या दिखेगी? v, है ना। तो मेरे रिस्पेक्ट में इनकी एनर्जी क्या होगी? 1/2 mv²। सोच के बताओ,
और इसके रिस्पेक्ट में ड्राइवर की स्पीड क्या होगी, v इक्वल्स टू 0। इसके रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ड्राइवर की, 0, है ना। तो दोनों केसेस में इस ड्राइवर की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग आ रही है ना। क्यों? क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं अपना क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो आज का मेन टॉपिक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ इस प्रकार है, कुछ ये कहती है हमसे वर्क एनर्जी थ्योरम कि द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन by all the forces is equals to change forces acting on a body, लिख लो, acting on a system is equals to change in kinetic energy of the system। समझ में आई बात? बस इतना छोटा सा स्टेटमेंट आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ऐसा बहुत बड़ा महत्व रखता है ना। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन एक्टिंग ऑन अ सिस्टम। मान ली चलो एक सिस्टम कंसीडर कर लो, इस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, है ना, एक ऐसा फोर्स लग रहा है, मान ली चलो एफ फोर्स आगे की तरफ खींच रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर कर लो इधर की तरफ, ठीक है, एक और टेंशन का फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, कुछ भी कंसीडर करते चलो, यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये सारे फोर्सेस के कारण जितना भी वर्क डन मेरा बनेगा, जो भी वर्क डन मेरा इन फोर्सेस के कारण बन रहा है, वो किसके बराबर होगा, इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर। मतलब मैं एक सिनेरियो कंसीडर कर लूँ केस 1, जिसमें मैंने अपनी वेलोसिटी मेजर की, उस हिसाब से मैंने इसकी क्या बता दी, काइनेटिक एनर्जी बता दी, ठीक है, उस हिसाब से मैंने इसकी काइनेटिक एनर्जी बता दी। अब सिनेरियो 2 में अगर मैं फोर्स जो लग रहे हैं उसमें मतलब फिर से मैंने क्या किया, वेलोसिटी मेजर की और उस हिसाब से मेरी काइनेटिक एनर्जी 2 आ गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होगा, उसका जो वर्क डन होगा, वो जो ये सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके द्वारा जो वर्क डन होगा, वो किसके बराबर होगा, डेल के ई के बराबर, ठीक है। बस इतनी सी बात बोल रही है, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात है कि चाहे फोर्स कोई सा भी हो, कोई भी फोर्स हो, कोई भी फोर्स, मतलब कोई भी फोर्स का मतलब क्या, चाहे फोर्स कौन कौन से होते हैं, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, चाहे कोई से भी फोर्स हो, ये सारे फोर्सेस के द्वारा जितना भी वर्क डन होगा, इन सारे फोर्सेस के द्वारा जितना भी वर्क डन होगा, इन सब के द्वारा जितना भी वर्क डन होगा, वो किसके बराबर होगा, मेरा डेल के ई के बराबर, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। समझ में आई बात? बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है ना। अच्छा, वर्क डन, मान चलो मैं किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मास m की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको यहाँ से f फोर्स लगाया तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, अगर इसकी पहले v1 थी तो आगे क्या हो जाएगी, v2, तो v2 की वैल्यू हमेशा v1 से ज़्यादा होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट 1। अच्छा, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो वर्क डन मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, वर्क डन मेरा पॉजिटिव आएगा। मतलब वर्क डन पॉजिटिव के कारण क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, वर्क डन अगर नेगेटिव है तो उसके कारण क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मेरी डिक्रीज होगी, ठीक है। इतनी सी बात है ना। ये मैं क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। जितने भी n टाइप्स ऑफ जितने भी फोर्स है उनके द्वारा वर्क डन इज इक्वल टू डेल के ई, है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि ये जो थ्योरम है, मिसकंसेप्शन क्या है, मिसकंसेप्शन पहले मुझे भी, मैं जब प्रिपरेशन करता था उससे पहले मुझे भी पहले लगता था अपने जूनियर्स में कि ये वाली थ्योरम इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि ये हर जगह वैलिड नहीं है, हर जगह ये वैलिड नहीं हो पाती है ऐसा, लेकिन ये क्या है, मिसकंसेप्शन है, वैलिड नहीं है ऐसा हर जगह नहीं, इट इज़ वैलिड एवरीवेयर। कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज़ वैलिड एवरीवेयर, इट इज़ वैलिड एवरीवेयर, ठीक है, याद रखना। चलो इसका प्रूफ और देख लो, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या देख लो, प्रूफ क्या प्रूफ करना है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू डेल के ई, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये अपन को प्रूफ करना है ना। इसके लिए क्या करेंगे, W की वैल्यू अपन को क्या पता है, x1 से x2 तक, अगर अपन f डॉट डी एक्स ये कर दें तो अपन को क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। अच्छा, f को मैं m ए लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसको लिखने में, f को m ए लिख सकता हूँ क्या, फ्रॉम x1 टू x2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो इसके आगे m एक ही जगह क्या लिख सकता हूँ, डी वी बाई डी टी, है ना, डी वी बाई डी टी लिख सकता हूँ, और डी एक्स है यहाँ पे ऑलरेडी, x1 टू x2, ठीक है। अच्छा, ये डी एक्स बाई डी टी, ये डी एक्स बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी लिख सकता हूँ, तो इसको एम भी लिख देता हूँ और इसको डी भी लिख के रहने देता हूँ, ठीक है। ये क्या बन गया, ये डी एक्स बाई डी टी वाली टर्म क्या बन गई मेरी, डी बन गई, है ना, x1 टू x2। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, अपनी लिमिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अपनी इंटीग्रेशन की ये जो इंटीग्रेशन था वो अपना चेंज हो गया ना, है ना, इंटीग्रेशन का जो वो था जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो अपना चेंज हो गया ना, तो यहाँ पे लिमिट वेलोसिटी की लग जाएगी फ्रॉम v1 टू v2, ठीक है। तो अगर इसका m बाहर आ गया, v1 से v2 का अगर आप क्या करेंगे, v dv निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर बाई टू फ्रॉम v1 टू v2, ठीक है। अगर v2 को मैं v फाइनल बोल दूँ, v1 को v इनिशियल बोल दूँ, तो मेरा क्या बन जाएगी, ये टर्म बन जाएंगी 1 बाय v फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 बाय टू m v इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कोई भी दिक्कत तो नहीं ना इसमें, डेल के ही लिख दूँ तो ये, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई मेरी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ये नेट फोर्स है, क्या नेट फोर्स, नेट फोर्स को एम ए लिख सकता हूँ मैं, है ना, नेट फोर्स है, नेट फोर्स मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क मतलब जो नेट फोर्स क्या कहलाती है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिस्टम। समझ में आ गई क्या, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया गया, क्या दिया गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा, ठीक है, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, जीरो से, इसकी वैल्यू कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अभी आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द forces if mass of object is 2 kg। अगर ऑब्जेक्ट के मास 2 kg है तो सारे फोर्सेस के द्वारा वर्क डन आपको निकालने बोल रहा है। इसके लिए क्या कर देंगे भाई, इसके लिए क्या कर देंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों को माइनस कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा भाई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी टाइम t इक्वल्स टू 0, पहले इनिशियल निकाल लेते हैं, टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या, इनिशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, m की वैल्यू कितनी है 2, v की वैल्यू कितनी है 20 स्क्वायर ना, ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा 400, है ना।
काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 400 जूल। अच्छा t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बाद मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल बोल दूंगा मैं, ठीक है, 1/2 इंटू 2 फाइनल वेलोसिटी। देखो मेरी 2 सेकेंड बाद कितनी हो गई, 0 हो गई, 0 का स्क्वायर। ये कट के क्या आ जाएगा मेरा 0, 0 जूल आ जाएगा। तो मेरा वर्क डन कितना कहलाएगा, वर्क डन क्या कहलाएगा मेरा, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, ठीक है, 400 जूल माइनस, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, 0 माइनस 400 जूल, ये आ गई। तो मेरा वर्क डन कितना आएगा, -400 जूल, ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। क्यों, क्योंकि देखो मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी अगर तुम्हारी डिक्रीज हो गई तो फाइनल में, इनिशियल क्या थी 400, फाइनल कितनी है 0, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है मेरी डिक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या वर्क डन, मैंने क्या बताया था निगेटिव होगा, ये जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, है ना ये। अच्छा मैं यहाँ से शायद एक चीज़ पढ़ाना भूल गया था कि ये वाली जो थ्योरम है ना, ये मिसकंसेप्शन होता है कि हर जगह वैलिड नहीं है, है ना। तो ये वाली थ्योरम क्या है, 100% वैलिड है ना, 100% ट्रू इन एवरी केस, एवरी केस, यहाँ पे लिख लें, इट इज 100% ट्रू इन एवरी केस, ठीक है। लोग क्या करते हैं, जब भी डिसिपेटिव फोर्सेस आ जाते हैं, डिसिपेटिव फोर्सेस जैसे कि क्या करते हैं, डिसिपेटिव फोर्सेस क्या हो जाता है अपने, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है, ड्रैग फोर्स क्या होता है, डिसिपेटिव फोर्सेस, विस्कस फोर्स, ये क्या है, ये सारी चीज़ें मतलब जिसके कारण एनर्जी लॉस होता है ना, एनर्जी लॉस होता है। तो लोग क्या समझते हैं कि कई बार क्या क्या जान लेते हैं कि जो एनर्जी लॉस जैसे डिसिपेटिव फोर्सेस अगर काम करते हैं फ्रिक्शन जैसे, तो ये वाली जो थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम हम नहीं लगा सकते, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बॉडी के अपने आप डिक्रीज होने लगती है ना, तो वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से ऐसा मिसकंसेप्शन होता है लोगों को। लेकिन ये क्या होता है, हर केस में आपका काइनेटिक एनर्जी जो है, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम है, हर केस में आपकी क्या रहेगी, फॉलो करेगी, ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन नोट करिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, बॉडी ऑफ मास 1 kg is acted by some forces such that its displacement is given by s equals to 2t square minus 2t plus 10, ठीक है। Then find the value of find work done by all the forces from 0 to 2 seconds, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, हलवा टाइप का क्वेश्चन है, कैसा हलवा क्वेश्चन है, थाली में परोस के जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। क्या निकाल दोगे, डी एस बाई डी टी से वैल्यू से निकल जाएगी, डी एस बाई डी टी की वैल्यू क्या आ रही है मेरी 4t माइनस 2, है ना, यही आ रही है ना वैल्यू मेरी 4t माइनस 2। अच्छा b की वैल्यू एट 0 सेकेंड्स, 0 सेकेंड में b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी -2 मीटर पर सेकेंड, है ना। और b इक्वल्स 2 सेकेंड्स में मेरी कितनी आ जाएगी, t की जगह 2 रख दोगे, क्या जाएगा 4 to the 8 - 2 6 मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में, दोनों b मिल गया, तो इनिशियल एनर्जी फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 सेकेंड में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 m कितना दिया है, बॉडी का मास 1, है ना, b कितना है मेरा 2 -2 का स्क्वायर, ठीक है, एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू, क्या आ जाएगी इसकी 2, ठीक है, वैल्यू मेरी क्या आ गई 2। काइनेटिक एनर्जी एट 0 सेकेंड्स कितनी आ गई 2। अच्छा काइनेटिक एनर्जी एट 2 सेकेंड्स कितनी आ जाएगी मेरी 1/2 मास 1 6 का स्क्वायर, ठीक है, 36/2 मतलब 18 जूल्स, है ना।
तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या हो जाएगा, बाय ऑल द फोर्सेस क्या जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आपसे वर्क डन निकालने बोल रहा है लेकिन आपको क्या नहीं दिया है, 18 माइनस 2 क्या जाएगा 16 जूल। वर्क डन निकालने बोला, ना फोर्स दिया है ना, ना ही डिस्प्लेसमेंट दिया है ना। ऐसे भी कई केस बन सकते हैं, तो उसमें क्या करेंगे आप, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम समझ लीजिए कि ऐसा ब्रह्मास्त्र आपके पास क्या है, एक ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र है ऐसा, ये आपने चलाया और मैकेनिक्स से क्वेश्चन आपके क्या होना है, सॉल्व होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ब्रह्मास्त्र करके तो मूवी भी आ रही है, रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की, है ना, ब्रह्मास्त्र, पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि सच दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी कैसा है, कैसा डिपेंड कर रहा है, t इक्वल्स टू √x+3। इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट ऐसे वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम इस प्रकार से वेरी कर रहे हैं, और एक फोर्स लग रहा है बॉडी पे, है ना। तो आपको क्या बताना है, वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स कितना है। तो यार एक ही फोर्स लग रहा है ना, तो कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या निकल जाएगा, डेल के ई हो जाएगा, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो डेल के ई के लिए निकालने के लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, है ना। तो इस इक्वेशन को अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, t-3 इक्वल्स टू x, है ना, इस इक्वेशन को ऐसे कर दूँ, x इक्वल्स टू t-3 का होल स्क्वायर, है ना। तो dx/dt मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे dx/dt मिल जाएगा, अच्छा इसमें एक और चीज़ दी है, टाइम 0 to 6 सेकेंड के बीच में, इस टाइम के बीच में आपको निकालना है वर्क डन, है ना। तो dx/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2t-6, ठीक है। तो dx/dt एट ज़ीरो, ज़ीरो कितना आ जाने वाला अपना, -6, और dx/dt एट 6 सेकेंड वो कितना आ जाने वाला है, 6, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी कहाँ से, 1/2 m बी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस बी इनिशियल का होल स्क्वायर, ठीक है। 1/2 m, बी फाइनल मेरा कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना है 36, और -6 उसका भी स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अच्छा, क्या आ गया, 6 का स्क्वायर 36 माइनस अगेन इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, तो वर्क डन कितना हो जाएगा मेरा 0 जूल, वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा 0 जूल। समझ में आई बात, कोई भी शंका दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। आगे बढ़ें, कोई प्रॉब्लम परेशानी कुछ भी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पिछले क्वेश्चन से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिली है वो आप लिख लीजिए यहाँ पे, इस वाले पन्ने में, कौन से पन्ने में, जिसमें अपन सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख रहे थे, ये इफ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट does not changes with time, then in a time interval, ऐसा कर लीजिए, in a time interval, then work done by all the forces on the system is what, 0, ठीक है। अगर बॉडी की स्पीड ही चेंज नहीं हुई है, और बॉडी की स्पीड आपकी चेंज नहीं हुई है, बॉडी अगर v स्पीड से चल रही थी, आगे चल के भी v स्पीड से ही चल रही है, ठीक है, स्पीड चेंज हुई है। क्या बोला मैंने, स्पीड, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, -6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है इसकी, अगर इस डायरेक्शन में -6 मीटर पर सेकेंड चल रहा है और एक फोर्स इसमें एक्ट करना चालू कर रहा है ना, और इसकी वेलोसिटी कितनी कर दे रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड कर दे रहा है कुछ समय बाद, ठीक है।
कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी क्या कर दे रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड कर दे रहा है। तो नेट वर्क डन, अच्छा 6 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या, इस डायरेक्शन में 6 चल रहा है, पहले क्या चल रहा है, इस डायरेक्शन में 6 चल रहा था, अब इस डायरेक्शन में 6 चल रहा है। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, ऑल द फोर्सेस, जितने भी सारे फोर्स लग रहे हैं इसके द्वारा, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। थोड़ी सी अटपटी चीज़ नहीं लग रही है। देखो मान चलो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको फोर्स लगा रहा है, तो भी ये रुकेगा, फिर आगे की तरफ चलने लगेगा, फिर यहाँ पे रुक जाएगा, है ना। तो भी मैं क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी का केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी का केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है ना। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मतलब स्पीड क्या है ऑब्जेक्ट की, सेम है। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस तो पता ही होगा ना, आपने पढ़ा होगा पहले। तो वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा, 0। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आई थी बात? अरे हाँ या ना बोलो, समझ में आ गई कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। शक शंकाएं सारी दूर करते चलना है अपने, है ना। दीर्घ शंका, लघु शंका, कोई भी शंकाएं नहीं रहनी चाहिए अपने मन में। चलो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। अब दे रहा है आपको, वेलोसिटी दे रहा है अल्फा रूट एक्स, ठीक है। अल्फा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है ना। और मास दे रहा है ऑब्जेक्ट का m इक्वल्स टू 2 kg, है ना। आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू b, ठीक है। समझ में आ गई। चलो अच्छा, वेलोसिटी की वैल्यू दोनों पॉइंट पे क्या आ जाएगी, v एट 0 कितना आ जाएगा, x की जगह 0 रख दो, क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू अंडर रूट 0, है ना। तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। v एट v कितना आ जाएगा, अल्फा रूट b आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अच्छा, वन बाय कैनेटिक एनर्जी, इनिशियल कैनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ क्या आ जाएगी मेरी, मतलब एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 0 पे मेरी इनिशियल कैनेटिक एनर्जी क्या आ रही है मेरी, एक्स इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल कैनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, 0, है ना, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल्स टू बी कितनी आ जा रही है मेरी, 1/2, है ना। एम की वैल्यू 2 है, अल्फा का स्क्वायर और बी, ठीक है। ये क्या जाएगा, अल्फा स्क्वायर बी। कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना, सही लिख रहा हूँ। अच्छा, वर्क डन मेरा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल फोर्सेस ऐसे लिख देंगे, कैसे, 1/2 मतलब डेल के ही, है ना। काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हो रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, अल्फा स्क्वायर बी, इनिशियल क्या है 0, क्या आ जाएगा मेरा, अल्फा स्क्वायर बी आ जाएगा, वर्क डन क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बी, ऑल फोर्सेस। समझ में आ गई। अच्छा चलिए एक अपन जैम 2015 का एक क्वेश्चन करते हैं, जो कि बेसिकली है किस चीज़ का क्वेश्चन, ये है अपना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन, ठीक है। कुछ ऐसा दिया है अपना फ्रिक्शन का क्वेश्चन, किस चीज़ का, फ्रिक्शन का। लेकिन अपन सिर्फ ये देखते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम उसकी दम कितनी है ना। देखो फ्रिक्शन का क्वेश्चन अपन वर्क एनर्जी थ्योरम सॉल्व करके देखते हैं। ये 2 kg मास रखा हुआ है ना। बोल रहा है कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इस पे F इक्वल टू 3 न्यूटन का, है ना। अभी क्या बोल रहा है इसमें कि ये ऐसे मूव करना चालू कर रहा है। ये क्वेश्चन है NAT, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, NAT 2015 जैम, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है ना, म्यू दिया है इसका कितना दिया है, 0.1 न्यूटन, ठीक है। इसका म्यू दिया है 0.1 न्यूटन। अच्छा, ये फोर्स अभी इस पे लग रहा है। अभी अपन को क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द वेलोसिटी सॉरी, वेरी सॉरी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मास m, mass 2 kg after it travels 10 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इस पर कितना, इसकी वेलोसिटी की डी कितनी हो जाएगी, अगर ये रेस्ट से चालू हुआ है, ठीक है। अगर ये रेस्ट से चालू हुआ है, ये क्या है, एक रफ सरफेस है, ठीक है। इसका म्यू दिया हुआ है, सॉरी 0.1 न्यूटन दे दिया था मैंने यहाँ, म्यू की जबकि कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है।
0.1, मैंने म्यू 0.1 दिया। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब बताइए कि ये वाले क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। अगर नॉर्मल तरीका तो अपन को पता है भाई, देखो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, अपने पास क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है और एक फॉरवर्ड फोर्स है, ठीक है। क्या कर देंगे, नॉर्मली कैसे निकाल सकते हैं, अरे सीधा का सीधा क्या करेंगे अपन, वेलोसिटी निकालनी है ना अपन को, इसको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से कैसे करेंगे। नेट फोर्स अगर आप निकाल लें, इसका नेट फोर्स निकाल लेंगे पहले, जितने ही फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है, उसका नेट फोर्स निकालेंगे F=ma है। तो उस हिसाब से एक्सलेशन इससे निकल जाएगा, मास दिया आपको है ना, एक्सलेशन निकल जाएगा। एक्सलेशन के हिसाब से आप क्या, डिस्टेंस के हिसाब से आपका एक्सलेशन जिस प्रकार से चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लेंगे, डिस्टेंस और वेलोसिटी का रिलेशन इस वाले एक्सलेशन से, है ना, ठीक है। एक्सलेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्स dv/dx लिख देंगे, और उस हिसाब से आप क्या x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, एक और वे जो वर्क एनर्जी थ्योरम से अपन करेंगे क्वेश्चन को, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं, वो देख लेते हैं एक बार। चलिए, अभी क्या है, इस पे एक फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, नंबर ऑफ फोर्सेस जो भी एक्ट कर रहे हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। वेलोसिटी पूछ रहा है ना, तो देखो एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन का m, ऐसे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एक फोर्स mg लग रहा है, पीछे की तरफ क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, आगे की तरफ 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। चार फोर्स लग रहा है, पांचवा तो कोई नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, म्यू एन हो जाएगी। म्यू कितना है 0.1, एन की वैल्यू कितनी है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg के बराबर है, m कितना है 2 और g की वैल्यू है 10, तो 20 आ जाएगा, n की वैल्यू 20 आ गई, तो म्यू एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ट्यू न्यूटन, फ्रिक्शन की वैल्यू ट्यू न्यूटन आ जाएगी। कैसे निकाली भाई, म्यू एन कर दो केवल नॉर्मल 0.1 इंटू 20, है ना, या फिर एम जी लिख सकते हो इसको भाई, अगर इतना भी ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे एम जी, एम की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 10, बच्चों जैसे कर लिया मैंने, ट्यू न्यूटन, फ्रिक्शन की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2 न्यूटन आ गई। अच्छा, फोर्स एफ की वैल्यू मेरी कितनी है 3 न्यूटन, है ना। अब क्या है, अब आगे क्या करना है अपन को, वर्क डन बाय, वर्क डन कैलकुलेट कर लो, सारे फोर्सेस से कर लो, वर्क डन कैलकुलेट कर लो। कैसे करोगे, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क डन कितना आ जाएगा, देख फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा, इसके द्वारा वर्क डन जीरो हो जाएगा। अच्छा, वर्क डन बाय एम जी, एम जी भी देखो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, इसके द्वारा वर्क डन भी जीरो आ जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ये निकाल लेंगे, प्लस वर्क डन बाय 3 न्यूटन, इन चारों फोर्सेस का कारण जो वर्क डन होगा वो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। कोई भी शक तो नहीं ना, यही क्या बोलती है मेरी वर्क एनर्जी थ्योरम, यही है ना वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम यही बोल रही है ना। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन जीरो, वर्क डन बाय मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो, मतलब वेट के कारण वर्क डन भी जीरो। अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, पीछे की तरफ 2 न्यूटन लग रहा है, आगे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर तक, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेस्ट से उठा के 10 मीटर तक हो जा रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, फ्रिक्शनल फोर्स क्या आ जाएगा मेरा, अच्छा निगेटिव वर्क डन होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10 मीटर, ठीक है। -2 मतलब माइनस साइन बता रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स की, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ मतलब 180 डिग्री, है ना। पिछले वीडियोस में हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं ये सब, अगर आपको दिक्कत है बेसिक्स में तो आप वहाँ रेफर कर सकते हैं वाला वीडियो। चलिए, ये आ जाएगा अपना। अच्छा, वर्क डन बाय एक और कौन सा फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है मेरा 10 मीटर, ये वर्क डन इन टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा इससे, किसके बराबर है ये, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 30 माइनस 20 कितना आ जाएगा 10, 10 जूल की वैल्यू किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चलिए, इतनी बात अगर समझ में आ गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या आ जाएगी 1/2 m पी फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी m वी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 10 के बराबर है। अच्छा, वी फाइनल की वेलोसिटी क्या हो रही है, फाइनल 10 मीटर के बाद वेलोसिटी कितनी हो जा रही है ना, 10 हो जा रही है, सॉरी वेलोसिटी v हो जा रही है, सिंपली क्या हो जा रही है v हो जा रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इतनी में, v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, रेस्ट में था तो जीरो ले लेंगे, इसकी वैल्यू 10 के बराबर है, m की वैल्यू अपन को गिवन है 2, परहैप्स 2 गिवन है,
जी हाँ 2 गिवन है, 2 वी स्क्वायर इक्वल्स टू 10, ये कैंसिल हो जाएगा। वी की वैल्यू क्या आ गई, √10 मीटर पर सेकेंड, है ना। वी निकल गया, किससे निकाला है, केवल और केवल वर्क एनर्जी थ्योरम से। किसका क्वेश्चन था, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, एनएटी था। एनएटी मतलब आप मतलब कि न्यूमेरिकल आंसर भरना रहता है ना। √10 की वैल्यू निकाल लेते हैं, √5 इंटू √2, √2 की 1.414 हो जाएगी, √5 की तैयार याद नहीं मुझे इनको, लेकिन ये सारी ऐसी वैल्यू की निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। तो कैलकुलेट करके आंसर पॉइंट में लिख दोगे डेसिमल में, है ना, आंसर आ जाएगा आपका। तो इसमें आपको मिल गए थे 2 नंबर या 1 नंबर, जितने ही मिल रहे हैं। तो क्या हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम से इस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन था किसका, न्यूटन लॉस ऑफ मोशन। इसलिए वाली थ्योरम क्या है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट, आप 90% क्वेश्चन कर सकते हैं ऑलमोस्ट मैकेनिक्स के इससे, 90% क्वेश्चन, अनटिल अनलेस मतलब कुछ ज़्यादा ही अलग क्वेश्चन ना हो जाए। अब जैसे कि क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं गिवन है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो, लेकिन वेलोसिटी ऑफ फोर्स अगर आप निकाल सकते हैं तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कैसा है, ऐसा है, ऐसा कैसा, ऐसा, ये है मेरे पास एक पेंडुलम, ये सीधी है ना, क्वेश्चन में ये सीधी है, ठीक है। अच्छा, ये इसकी लेंथ दी है स्ट्रिंग की एल, है ना, और मास दिया है इसका, बॉब का मास कितना दिया है एम, ठीक है। अच्छा, ये एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे एफ, जो कि क्या है, वेरिएबल फोर्स है, क्या एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है यहाँ पे एफ। तो उसके कारण जो हमारी स्ट्रिंग हो जाती है वो क्या सी हो जाती है, ऐसी, ठीक है। स्ट्रिंग कैसी हो रही है मेरी, ऐसी, है ना। ये थीटा एंगल सबटेंड कर दे रही है ना मेरा वर्टिकल से। अच्छा, तो अभी आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ वेरिएबल फोर्स फोर्सेस, अ वेरिएबल फोर्स, एक तो ये वाले पेन में बहुत ही ख़राब राइटिंग आ जाती है, मज़ा नहीं आता लिखने में, अच्छे पेन से लिखते हैं, ये वाला, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, येलो। अ वेरिएबल फोर्स displaces the body या फिर displaces the bob of mass m gradually by angle theta, ठीक है। then find the work done by this force। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन mgl cos थीटा, सेकेंड ऑप्शन mgl sin थीटा, थर्ड ऑप्शन mgl cos थीटा -1, फोर्थ ऑप्शन दे रहा आपको mgl 1 - cos थीटा। अच्छा, क्या बोल रहा है कि ये वेरिएबल फोर्स था, है ना, ये ग्रेजुअली इसको उठा के यहाँ तक ले गया, है ना। कैसे ले गया, ग्रेजुअली मतलब धीमे धीमे, ग्रेजुअली मतलब क्या, धीमे धीमे उठा के यहाँ तक ले गया। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे कि वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स कितना है। अगेन हमारा क्या, ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करेंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम का। उससे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, इंक का कलर चेंज करना, ठीक है। यहाँ पे मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, एक बार पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। अच्छा देखो, अगर आपने क्वेश्चन ट्राई किया हो तो ग्रेजुअली का मतलब हमारा क्या होता है, ग्रेजुअली का मतलब हमारा होता क्या है, एक्चुअली ग्रेजुअली का मतलब होता है हमारा धीमे धीमे, मतलब कि बिल्कुल इतना इतना सा डिस्प्लेसमेंट है, धीमे धीमे करके अपन ने बिल्कुल डॉट 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 करके धीमे धीमे करके इसको ऊपर उठाया और यहाँ तक ले गया है ना। इसलिए अपना स्पीड कोई चेंज हुई क्या, इसके दौरान अपनी स्पीड कोई चेंज हो रही क्या, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, कोई भी स्पीड चेंज नहीं हो रही ग्रेजुअली ले जाने के कारण। इसलिए फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड मतलब दोनों सेम है,
तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो हमारा डेल के ई है वो उसकी वैल्यू क्या हमारी 0 है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इतनी बात में। काइनेटिक एनर्जी का चेंज हमारा 0 है, क्यों है 0? क्योंकि ग्रेजुअली ले गए है ना। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू डेल के ई होता है हमारा, कोई भी दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा तो ये हमारा कितना है 0 है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या हमारा 0 है, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस अच्छा 0 है। तो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक लग रहा है फोर्स वेरिएबल फोर्स एफ, यहाँ टेंशन का फोर्स टी ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है। अच्छा देखो बहुत ही शानदार ट्रिक, क्या कर दिया तुमने, सिंपल ऐसे लिख दिया है ना mg प्लस अच्छा ये वर्क डन बाय टेंशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0? अगर मैं इसको देखूँ, इसको डिस्प्लेस करूँ तो ये रेडियल डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। टेंशन का फोर्स ऊपर की तरफ, रेडियल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, ठीक है। तो टेंशन के द्वारा जो भी वर्क डन हो रहा है वो क्या हो रहा है मेरा 0 हो जा रहा है। टेंशन अभी ऐसा लग रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ है ना, अभी भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। मतलब चाहे कोई भी चीज़ हो, कहीं पे भी हो, पेंडुलम कहीं पे भी हो, डिस्प्लेसमेंट उसका ऐसे ही होगा ना, हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होगा। रेडियल और सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, टेंशन क्या लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है फोर्स, तो क्या हो जाएगा इसका एंगल क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। इसके कारण हमारा सॉरी एंगल क्या बन जाएगा मेरा 90 डिग्री बन जाएगा। तो 90 डिग्री होने के कारण वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या हो जाएगी मेरी 0। समझ में आया? वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कैसे हो गई 0। अब वर्क डन बाय mg फोर्स होता है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल सॉरी वेरिएबल फोर्स f होता है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ वर्क डन बाय mg, ठीक है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय वेट। अच्छा वेट हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, देखो टेंशन तो हमेशा इसके क्या रहता है सेंटर की तरफ। देखो यहाँ पे लग रहा था, यहाँ स्ट्रिंग में सेंटर ऐसा लग रहा था, देखो यहाँ पे नीचे की तरफ वेट लग रहा है, यहाँ पे भी वेट नीचे की तरफ लग रहा है। यहाँ पे वेट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, देखो टेंशन की डायरेक्शन चेंज हो गई ना, पहले ऐसे लग रहा था अब ऐसे लग रहा है, ठीक है। अब आगे जाएगा तो ऐसे लगने लगेगा। तो हमेशा क्या है इसके परपेंडिकुलर रहेगा, जो भी मोशन है उसके हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, इसलिए हमने उसको 0 ले रखा है ना। डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर है, लेकिन mg की बात वैसी नहीं है। mg लग रहा है नीचे की तरफ, हमेशा क्या लग रहा है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। mg कहाँ लग रहा है डाउनवर्ड। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कहाँ कितना हो रहा है बॉडी का, ये इतना हो रहा है x, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना दे रहे हैं x, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा l cos थीटा हो जाएगा। ये पहले मैंने क्वेश्चन में कराया आपको। अगर इसकी वैल्यू l है तो इसका कंपोनेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा l cos थीटा, इतनी वैल्यू कितनी हो जाएगी l cos थीटा हो जाएगी, इतनी वैल्यू। ये मेरी l cos थीटा हो गया, ये पूरा मेरा l हो गया। तो x की वैल्यू मेरी कहाँ कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी l माइनस l cos थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और वर्क डन बाय mg फोर्स कैसे निकाल लूंगा, वर्क डन बाय mg फोर्स कैसे निकाल लूंगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स नीचे की तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ हुआ ना मेरा, ये हाई, ये पेंडुलम यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल बन रहा होगा, इसलिए माइनस लगा देता हूँ, है ना। और माइनस लगाने से बेहतर है माइनस एक्स लिख देता हूँ, है ना, माइनस एक्स लिख दे रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ है मेरा, है ना, और माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी mg, है ना, l cos थीटा माइनस l, ठीक है। कोई भी दिक्कत तो नहीं, mgl cos थीटा माइनस 1 आ गया, इतनी वैल्यू आ गई। तो वर्क डन बाय फोर्स f, इसकी वैल्यू, इसका भी निगेटिव है, वर्क डन बाय mg का भी निगेटिव ले लो, तो क्या आ जाएगा इसका निगेटिव लेने पे mgl 1 माइनस cos थीटा। आ गया अपना आंसर, फाइनल आंसर आ गया। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है मेरा, डी। करेक्ट ऑप्शन क्या है, अगर आपका आंसर डी आया तो करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया पूरे क्वेश्चन में क्या किया मैंने, ग्रेजुअली डालते इसलिए स्पीड चेंज नहीं हुई, स्पीड चेंज नहीं हुई तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या हो गया 0 हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होने के कारण ये हमारी क्या लग गई, वर्क एनर्जी थ्योरम लग गई। फिर हमने वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस लग रहे थे उनके द्वारा वर्क डन लिखा। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 हो गया, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है टेंशन। वर्क डन बाय mg फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स दोनों प्लस होके 0 हो रहे हैं, तो दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे, मतलब वर्क डन बाय फोर्स वेरिएबल फोर्स f की वैल्यू माइनस ऑफ w ऑफ वर्क डन बाय mg फोर्स के बराबर होगी। वर्क डन बाय mg फोर्स हमने निकाल लिया कन्वेंशनल तरीके से, जैसा हमने पहले सीख रखा था, ठीक है। वर्क डन बाय वेट निकाल दिया और उसको इस इक्वेशन में रख दिया, तो हमको फाइनल आंसर मिल गया। इतनी बात सबको समझ में आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इतनी बात। एक दो चीजें और पढ़ लेते हैं, हाईलाइटर खुल गया, अरे ये वाला पेन छूरा था थोड़ा सा, ये वाला पेन लेते हैं, इंक का कलर लगाते हैं रेड पे,
रेड भी ट्राई करके देख लेते हैं ना। अ बॉल ऑफ मास एम, अ बॉल ऑफ मास मास अ बॉल ऑफ मास 5 kg है ना, इज ड्रॉप्ड वर्टिकली, ड्रॉप vertically through a height of 20 meter, and it gains a speed of 10 meter per second, 10 meter per second after 20 meter. Then find the work done by gravitational force and air friction. ये दिया आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मास दिया आपको 5 kg का, ठीक है, वर्टिकली इसको ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दिया गया है ना, 20 मीटर से फेंक दिया गया है। अच्छा 20 मीटर से फेंक दिया गया है तो उसकी स्पीड धीमे धीमे बढ़ती बढ़ती 20 मीटर के बाद कितनी हो गई यहाँ पे, 20 मीटर के बाद कितनी हो गई यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो आपको वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन और क्या निकालना है, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा इसमें दो प्रकार के फोर्स लग रहे होंगे, एक तो एयर फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ mg, एयर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन ना, ये सॉरी एयर फ्रिक्शन को डायरेक्ट फोर्स को क्या लिखता हूँ, ft लिख दो, ठीक है, वो ऊपर की तरफ लग रहा है, क्यों, क्योंकि हमेशा अपोज करता है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कितना हो जाएगा मेरा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल के, ठीक है। अच्छा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस डेल के है ना, तो इसमें दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है एयर का फ्रिक्शन है ना, एक लग रहा है मेरा वेट, ठीक है, mg। अच्छा काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है भाई, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है, पहले हाइट 0 से ड्रॉप किया गया है, मतलब कि रेस्ट पे था है ना, इससे पहले रेस्ट पे था, तभी तो ड्रॉप करेंगे अपन। तो अपनी हाइट जो भी हो, ठीक है, ड्रॉप किया अपन ने कितने से, 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड, और 20 मीटर के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 1/2 m की वैल्यू कितनी थी, 5 है ना, इनिशियल वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड है, तो माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 है ना, 5/2 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा 50, 5 जा 250 जूल्स है ना, दोनों के द्वारा वर्क डन कितना हो गया, 250 जूल्स, मिला के कितना वर्क डन हो रहा है, 250 जूल्स। अच्छा ये इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन नंबर 1 है, अच्छा वर्क डन बाय mg फोर्स को कैसे निकालेंगे, सिंपली कैसे निकालेंगे, कितनी हाइट से गिर रहा है, कितनी हाइट से गिर रहा है, 20 मीटर की हाइट से गिर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 20 मीटर हुआ, फोर्स कितना लग रहा है नीचे की तरफ, mg है ना, हाइट कितनी है 20 मीटर, और एंगल कितना है, कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, बॉडी नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रही है, बॉल भी नीचे गिर रही है, और फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है, वेट है ना, तो वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव हो जाएगा है ना। अगर ये बातें समझ में आ गई हो कि कैसे लिखा ये वाली इक्वेशन में, अगर आप सबको समझ में आ गई हो तो अच्छा mg की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू मेरी कितनी हो जा रही है, m की वैल्यू कितनी है मेरी 5 kg, तो mg की वैल्यू कितनी जाएगी 50 है ना, और 20 मेरा डिस्प्लेसमेंट, और 0 की वैल्यू 1, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 टू द 10 और 2 0 उसके बाद 1000 जूल, मतलब वर्क डन बाय वेट कितना है 1000 जूल। ये पहली चीज़ निकल गई हमारी, जो हमको क्वेश्चन में पहली चीज़ मांग रहा था है ना, आंसर, ठीक है पहला। अच्छा दूसरा क्या मांग रहा था, एयर फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन, ठीक है, एयर फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन के द्वारा मिला के कितना हो रहा है 250 हो रहा है, माइनस अपना क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना mg फोर्स के द्वारा वर्क डन, क्या इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 से है ना, इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई -750 जूल, ठीक है। एयर फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन कितना आ गया मेरा, -750 जूल,
कोई भी शक तो नहीं? ये मेरा दूसरा आंसर, जो भी क्वेश्चन है पूछा था इन दोनों के द्वारा वर्क डन ही तो पूछ रहा था, इन दोनों के वजह से जो भी वर्क डन हो रहा है वही पूछ रहा था। अब ये कैसे हो रहा है देखो, सोचो नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है ना। तो एयर फ्रिक्शन का फोर्स निकाल सकते हैं इससे अपन। कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोल दूँ आपसे फोर्स निकालने को, तो डिस्प्लेसमेंट 20 हो रहा है ना, और फोर्स फोर्स वैल्यू कुछ भी मान लो है ना, और नेगेटिव ये हो जाएगा कॉस थीटा वाला है ना। फोर्स वैल्यू एफ मान लो -750 के करीब, अगर मैं ऐसा कर दूँ तो क्या आ जाएगा 750/20, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 2 3 6 और एक 7 14.5 37.5 न्यूटन। अगर एवरेज फोर्स बोल दूँ एयर फ्रिक्शन के द्वारा कितना लग रहा है, तो ये लग रहा है। देखो एयर फ्रिक्शन तक कैलकुलेट कर सकते हैं अपन इससे, किससे? वर्क एनर्जी थ्योरम से। समझ में आई बात? बहुत इजी क्वेश्चन थे, है ना। चलो बाकी बचे हुए जितने भी वर्क एनर्जी थ्योरम के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। देखो ये जो अपने वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, ये समझ लो इससे सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं आपकी, ठीक है। आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इससे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ये वाली थ्योरम को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसको अप्लाई करना सीख लीजिए, ताकि लाइफ में आगे चल के कभी भी आपको दिक्कतें ना हो, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम के कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। चेन प्रॉब्लम्स देखेंगे, कुछ चेन प्रॉब्लम्स देखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ स्टेबिलिटी पोटेंशियल। इस टॉपिक से, खास सिर्फ इस टॉपिक से, ये इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए मेरे? ऑलमोस्ट अगर मैं ध्यान करूं तो 8 ईयर्स में, पिछले 8 साल में मेरे आए हैं शायद 5 से 6 क्वेश्चन, या मतलब ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट ईयर में, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो तुम कह सकते हो हर ईयर में एक क्वेश्चन इससे आ जाता है ना। मतलब 2 नंबर आपके क्या हो रहे हैं, कल फिक्स हो रहे हैं। 2 नंबर स्टेबिलिटी पोटेंशियल क्वेश्चन करने से फिक्स हो रहे हैं। कुछ टफ क्वेश्चन नहीं रहते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप एक बार टेक्निक सीख गए सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए तो प्लीज़, अगर कल आपको क्या मिलना है, 2 मार्क्स मिलने हैं, 2 मार्क्स कल प्लीज़ मत छोड़िएगा, ज़रूर आइएगा, कल की क्लास मिस मत करना बिल्कुल, ठीक है। चलिए अभी ये वाला सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। गुड बाय एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। पढ़ाई करते रहो और काम करते रहो यार, काम अपना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आज कितने घंटे काम किया, जो भी है आपकी क्वेरीज वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए गुड बाय।